हम लोग बात कर रहे थे कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो कथन पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे उनका साक्षिक उपयोग क्या है, इस पर बात हो रही थी। क्या वे साक्ष्य हैं? क्या उनके आधार पर किसी भी व्यक्ति की दोषिता अथवा निर्दोषिता इसका निर्धारण यह किया जा सकता है, या वे साक्ष्य नहीं है? और अगर साक्ष्य नहीं है तो फिर उनका उपयोग क्या? जब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो कथन अभिलिखित किया गया यदि उसका कोई उपयोग नहीं तो फिर उसे सिर्फ इसलिए कि ये जाना जा सके कि उसके विचारण के लिए कोई आधार है या नहीं है, सिर्फ इसके लिए अगर उसका अभिलेखन किया जाए तो ये बात थोड़ी अपर्याप्त दिखाई देती है। सिर्फ इसके लिए इतना टाइम बर्बाद कर दिया जाए इन्वेस्टिगेशन में, इतना पैसा लगाया जाए, ये बात कुछ जचती नहीं। इसलिए हम लोग उसकी एविडेंट्री वैल्यू तो न कहें, बल्कि अन्वेषण के दौरान जो कथन अभिलिखित पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाएंगे उनका साक्षिक उपयोग क्या हो सकता है विचारण के दौरान, इस पर बात कर रहे थे। और जो पुरानी धारा 162 है जो कितनी हो गई आपका 181, ये बताती है कि अन्वेषण के दौरान जो कथन अभिलिखित पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाएंगे उनका साक्षिक उपयोग विचारण के दौरान किस प्रकार किया जाएगा। और सुबह हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये एविडेंस हो ही नहीं सकता, इसे एविडेंस कह नहीं सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि एविडेंस की अपनी डेफिनेशन है, और कानून में अगर किसी चीज को डिफाइन स्वयं विधायिका ने कर दिया तो फिर आपके अजम्पशंस और आपके आइडियाज उस विचार के संबंध में, उस तथ्य के संबंध में, उस वस्तु के संबंध में, उस अपराध के संबंध में चलेंगे ही नहीं। इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस क्या है, डिफाइंड है, वो बिफोर द कोर्ट वही होगा और न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर ही होगा, यह न्यायालय द्वारा अनुमति दिए जाने पर ही होगा। वे कथन जांचाधीन विषय से संबंधित यही होने चाहिए और बिफोर द कोर्ट होने चाहिए, शपथ पर्व होने चाहिए, ऑन ओथ होने चाहिए, प्रतिपरीक्षा का अवसर होना चाहिए, जो प्रतिपक्षीय यानी अभियुक्त या उसका अधिवक्ता उसकी उपस्थिति में होने चाहिए। ये कुछ भी नहीं होता ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इसलिए सवाल उठ ही नहीं सकता। ये आपके दिमाग में कोई गलतफहमी होनी नहीं चाहिए कि जो कुछ अन्वेषण में कलेक्ट हो रहा है वो एविडेंस है। नो, नहीं है, किसी सूरत नहीं है। उस एविडेंस सिर्फ इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि अक्सर जब आप बेल मांगने जाते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस की दशा में, यह जब आरोप की विरचना होनी है विचारण की शुरुआत करने के लिए, तब यह देखने के लिए कि आपका विचारण किया जाए या न किया जाए, सिर्फ इस बात को देखने के लिए जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट हुआ होता है उसको देखा जाता है, अभिलेख की परीक्षा की जाती है और यह देखा जाता है कि क्या प्रोसिक्यूशन के पास प्रपोज्ड एविडेंस इतना है, क्योंकि वो सब कुछ क्या है, प्रपोज्ड एविडेंस, जो हम एविडेंस के तौर पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे उसके दोष को साबित करने के लिए। तो अगर हमारे ही पास सफिशिएंट नहीं है तो हम उसका विचारण क्यों करें? Whatever has been collected by the prosecution, if that is inadmissible in evidence, then why the accused should face the trial? ठीक है ना? तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो कुछ कलेक्ट हुआ वो प्रस्थापित साक्ष्य है। जब न्यायालय की अनुमति से विचारण के दौरान आरोप की विरचना के बाद वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा
न्यायालय की अनुमति से या न्यायालय की अपेक्षा से, तब साक्षी आकर के जब कुछ कहेंगे तब वो साक्ष्य बनेगा कानूनी अर्थों में। लेकिन इस समय जब आरोप की विरचना हो रही है तो परंपरा से, संस्कार के कारण अभियोजक, कोर्ट, डिफेंस अधिवक्ता सब ये कहते हैं कि सर एविडेंस नहीं है, इसलिए हमें डिस्चार्ज होना चाहिए, मेरे विरुद्ध आरोप की विरचना नहीं होनी चाहिए। इस समय ये जो एविडेंस शब्द का प्रयोग होता है ये संस्कार के कारण है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमने आपसे कई बार कहा कि आप कुछ लोगों के पैर सिर्फ संस्कार के कारण छू लेते हो, आप ईश्वर को सिर्फ संस्कार के कारण मान रहे हो, क्योंकि अगर ईश्वर पर आपकी कोई आस्था होती तो आपके जीवन में बदलाव दिखता। आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। वो जो ईश्वर को नहीं मानता और आप जो ईश्वर को मानते हैं, दोनों का जीवन बिल्कुल एक जैसा है। इसका मतलब यह हुआ कि वो आपसे ज्यादा ठीक आदमी है। वो नहीं मानता तो कहता तो है हम नहीं मानते। आप ज्यादा कपटी व्यक्ति हैं, आप मानते भी नहीं हैं, और संस्कार के कारण ये कह भी नहीं पाते कि हम नहीं मानते हैं। इसलिए तथाकथित धार्मिक आपको ज्यादा गंदे दिखाई देंगे, और इसी चीज का फायदा जो फिल्म इंडस्ट्री उठाती है और शराबियों को बहुत अच्छा करके प्रस्तुत करती है, और जो ईश्वर के मानने वाले होते हैं उन्हें बड़ा गंदा करके प्रस्तुत करती है। और चूंकि समाज, आप भी ऐसे ही हैं, इसलिए आपको फिल्म बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि वो आपसे सामने बिठाती है, आप भी तो ऐसे ही हैं, ठीक है, इसलिए आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो संस्कार वशात आप कई चीजें करते हैं, आपका मन वैसा बन गया है, इसलिए आप कहते हैं वैसा। तो इसे जो एविडेंस कहा जाता है, बार बार एविडेंस एविडेंस शब्द वहां प्रयोग होता है, लेकिन ये एविडेंस है नहीं। इसे आरोप की विरचना के लिए एविडेंस के तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रस्थापित एविडेंस तो है, अभियोजन इसी को तो प्रस्तुत करेगा। अभियोजन सिर्फ इसे प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है ऐसा नहीं है, क्योंकि बाध्यता कानून में नहीं हो सकती, किसी भी चीज के लिए नहीं हो सकती। क्योंकि अगर हम ये कह देंगे कि whatever has been collected by the IO during investigation, only that can be produced before the court in the trial as evidence, तो पुलिस के हाथ में सब कुछ आ गया, फिर वो साक्ष्य कलेक्ट नहीं करेगी, या कलेक्ट ही नहीं करेगी, या ऐसा कर सकती है कि कलेक्ट न करे, और प्रोसिक्यूशन उस एविडेंस को नहीं दे पाएगा, और एविडेंस होते हुए लोग छूट जाएंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो एविडेंस कलेक्ट कर लेते हैं, 90% केसेस में ऐसा एविडेंस होता है। तो उस समय आरोप की विरचना के लिए इसे एविडेंस कह दिया जाता है, इनफैक्ट ये एविडेंस नहीं है। ऐसे ही आपको बेल मांगने कहा, जब हम लोग बेल पर पहुंचेंगे तब देखेंगे, अभी मोटे मोटे में आप समझ लेंगे कि आप इधर अभिरक्षा में आए और उधर जमानत मांगने का अधिकार आपका अराइज हो गया। जैसे ही आप अभिरक्षा में आए, अभिरक्षा में किस छड़ाते हैं, या तो आप न्यायालय में सरेंडर करते हैं, और या पुलिस आपको गिरफ्तार करती है। तो जैसे ही आप अभिरक्षा में आए, इधर मजिस्ट्रेट ने आपके अभिरक्षा में लिए जाने के प्रपत्रों को साइन किया, और उधर आपने बेल एप्लीकेशन बढ़ा दी। क्यों? जैसे ही आप अभिरक्षा में आएंगे वैसे ही आपका बेल मांगने का राइट पैदा हो गया। और अभिरक्षा में आप कब आ जाएंगे? जब परिवाद की विश्वसनीयता, ठीक है, इत्तला की विश्वसनीयता, परिवाद का औचित्य या संदेह की युक्ति संगतता ये पुलिस ऑफिसर के समक्ष स्टेब्लिश हो गई, और उसे गिरफ्तारी आवश्यक लगी है। आप गिरफ्तार हो सकते हैं। अब इस समय न तो कोई एविडेंस है, न कोई विचारण है, न कुछ है, तो आपको जमानत पर छोड़ा जाए या न छोड़ा जाए, ये इस पर डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टिगेटिंग अफसर ने
इत्तिला की विश्वसनीयता जिस साक्ष्य के आधार पर मानी है, क्या वो वाकई इतना रिलायबल एविडेंस है कि उसके आधार पर जो इत्तिला दी गई फर्स्ट इंफॉर्मेशन के तौर पर उसे विश्वसनीय माना जा सके? इस आधार पर बेल का फैसला हो जाएगा। और इस स्टेज पर भी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो कुछ कलेक्ट होता है, इसे हम संस्कार के कारण एविडेंस कहकर बुला देते हैं। इनफैक्ट ये एविडेंस नहीं है, ठीक है ना। और यही जब पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी अन्वेषण अधिकारी के द्वारा इस अपराध के होने या न होने के संबंध में, तो उस पुलिस रिपोर्ट के साथ जो कुछ भेजा जाएगा वो यही साक्ष्य होगा जो अन्वेषण के दौरान कलेक्ट हुआ है, जिसे इनफैक्ट प्रस्थापित साक्ष्य कहा जाना चाहिए, लेकिन संस्कार के कारण हम इसे साक्ष्य कह देते हैं और यहीं से मिसकॉन्सेप्शन जन्मना शुरू हो जाता है। यहीं से मिसकॉन्सेप्शन शुरू हो जाता है और इस मिसकॉन्सेप्शन में जिंदगी लग जाती है और आप क्लियर नहीं हो पाते, ठीक है ना। आपको लगातार मिसकॉन्सेप्शन रहता है लेकिन फिर भी आप क्लियर नहीं हो पाते और आप मानते ये हैं कि आप क्लियर हैं। जैसे आप कहते हैं हमने चंद्रमा देखा, जबकि नहीं देखा, क्योंकि चंद्रमा का एक हिस्सा आपने देखा है, ठीक है। आपने ये ताला देखा, तो जिस समय ये हिस्सा आपके सामने, इधर का हिस्सा आपके सामने नहीं, इधर का हिस्सा है तो इधर का हिस्सा सामने नहीं। आपने कंप्लीट नहीं देखा, कभी नहीं देखा, कोई चीज नहीं देखी, आपने कंप्लीट कोई चीज नहीं देखी, आज तक नहीं देखी, लेकिन फिर भी आपको लगता है देखा। ऐसे ही साक्ष्य का हाल है। आपका मिसकॉन्सेप्शन जिंदगी भर चलता है और आपको लगता है हम क्लियर है, जबकि आप कतई क्लियर नहीं होते। अब ये एविडेंस नहीं है। जब ये एविडेंस नहीं है, whatever has been collected by the IO in the form of the statement of those persons, ठीक है ना, जो अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्ति थे, उनके कथनों के रूप में या अपराध से संबंधित तथ्यों को स्वयं में संकलित करने वाले दस्तावेजों के तौर पर जो भी आईओ ने कलेक्ट किया, ये सिर्फ प्रस्थापित साक्ष्य है और इसको साक्ष्य दो मौकों पर कह दिया जाता है, एक आरोप की विरचना और दूसरा जमानत का निर्णय, क्योंकि उस स्तर पर इसके अलावा कोई तरीका होता ही नहीं है ये जानने का कि व्यक्ति का विचारण किया जाए या ना किया जाए। भाई अभिलेख हमारे सामने रखा, जो प्रस्थापित साक्ष्य है लगभग अभियोजन का वही साक्ष्य होता है, हमने देख लिया कि ये जो साक्ष्य है एडमिसेबल भी है या नहीं। अब एडमिसेबल है, आप कहते हैं पर्याप्त नहीं है, ये एक अलग बात है। पर्याप्तता या अपर्याप्तता का फैसला हम उस समय करेंगे जब हम दोष सिद्धि या दोष मुक्ति यानी निर्णय करेंगे, तब आज की डेट पर इतना है कि आपका विचारण किया जा सके। कुछ है आपके, जैसे आप कहते हैं कि बैनामा है, आप कहते हैं अमुक संपत्ति के स्वामी है, बैनामा है। अब आप कहते हैं ये बैनामा इसलिए शून्य है क्योंकि असम्यक असर के परिणाम स्वरूप करवाया गया, ये एक डिफरेंट बात हुई। बैनामा तो है, अब आगे तय करेंगे कि असम्यक असर से है, जन्यून है, क्या है, तो साक्ष्य से तय होने वाली चीज है। बैनामा है, अब मुकदमा तो चलना चाहिए, यानी प्राइमा फेसी चीज साबित हो गई, यानी जो कुछ रखा है सामने वो इनएडमिसेबल नहीं है, और अगर नहीं है तो आरोप की विरचना हो जाएगी। इसलिए आप देखोगे कचहरी में अगर 100 डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगती हैं तो 99 खारिज होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतना कोई केयरलेस आईओ नहीं होता कि वो इतना साक्ष्य भी संकलित न करे, या जो साक्ष्य संकलित करे वो ऐसा हो कि वो इनएडमिसेबल हो, और अगर इनमें एडमिसेबल है तभी ये कहा जाएगा कि प्रथम दृष्टया ही इसमें साक्ष्य नहीं है,
और मामला डिस्चार्ज होने योग्य है। इससे पहले नहीं होगा। इसलिए 99 खारिज होती है, 99, और गलत खारिज नहीं होती, सही खारिज होती है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं जो यहां लिखा है एकदम शब्दशः वहां वही चलता है, इसके अलावा कुछ नहीं चलता। अब विचारण शुरू हो गया, यानी विचारण किया जाए ना किया जाए उसमें, और विचारण कब से शुरू होगा? आरोप की विरचना। बेल दी जाए ना दी जाए, क्योंकि आपने गिरफ्तार कब किया? आप कहते हैं तब किया जब गिरफ्तारी आवश्यक हो गई और इत्तिला की विश्वसनीयता सिद्ध हो गई, तब किया ना आपने। दिखाइए किस साक्ष्य के आधार पर आपने माना कि इत्तिला की विश्वसनीयता सिद्ध हुई है। ठीक है, आप दिखाइए। इत्तिला की विश्वसनीयता सिद्ध हुई तो आपकी अन्वेषण की डायरी में लिखा होगा, लाइए दिखाइए। ठीक है ना, तो वो फैसले वहां होंगे, लेकिन ये एविडेंस नहीं है, इसके आधार पर दोषिता और निर्दोषिता का निर्णय नहीं हो सकता। तो क्या आरोप की विरचना और बेल का निर्णय इसके हो जाने के बाद अन्वेषण की डायरी में अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के जो कथन अभिलिखित हैं, अब इनका विचारण के दौरान कोई उपयोग नहीं। क्या यह स्थिति है? तो सुबह हम लोगों ने चर्चा की थी कि ऐसी स्थिति नहीं है। ठीक है ना, ऐसी दशा नहीं है। और हम लोगों ने देखा था कि यह व्यक्ति जिसका अन्वेषण के दौरान कथन अभिलिखित किया है, किसने? पुलिस अधिकारी ने। अगर कालांतर में अभियोजन साक्षी के तौर पर आ जाए तो बचाव पक्ष के द्वारा और अभियोजन साक्षी की दशा, अभियोजन साक्षी की स्थिति में आने की दशा में न्यायालय की अनुमति अगर अभियोजन को मिल जाए तो अभियोजन भी इस साक्षी के द्वारा विचारण के दौरान जो कथन किए जाएंगे उन कथनों का खंडन करने के लिए इसके इन कथनों का उपयोग बचाव और अभियोजन द्वारा किया जा सकेगा। अगर ये इसी अपराध के, जिस अपराध के अन्वेषण के दौरान इसने ये कथन किए थे, अभियोजन साक्षी के रूप में न्यायालय में उपस्थित होता है तो, और अगर बचाव पक्ष के साक्षी के तौर पर आता है तो इन कथनों का कोई उपयोग नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? इसका कारण आपको बताया था। क्योंकि अगर वो बचाव के साक्षी के तौर पर आया है तब तो वो ऑलरेडी कह रहा है कि जो ये कथन अभिलिखित रखे हैं अन्वेषण के दौरान, ये मेरे विरोधी व्यक्ति के द्वारा अभिलिखित किए गए, क्योंकि फिर तो अभियोजन उसका विरोधी हो गया। ठीक है ना, और किसी की विश्वसनीयता उसके विरोधी के द्वारा किए गए कथनों के आधार पर तो परीक्षित नहीं हो सकती। इसलिए बचाव पक्ष के साक्षी के तौर पर अगर ये आया तो इन कथनों का कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। और साक्षी तीन ही हैसियत में आ सकता है, या तो बचाव पक्ष का, या अभियोजन का, या कोर्ट विटनेस। इसके अलावा कोई तरीका होता ही नहीं। और कोर्ट विटनेस के तौर पर आ जाए तो आपसे कहा था कि पक्षकारों के संबंध में यही स्थिति रहेगी कि केवल खंडन के लिए, क्योंकि कोर्ट विटनेस के तौर पर आ गया तो दोनों पक्षों को खंडन का मौका तो उससे मिलेगा, लेकिन समर्थन का नहीं, कोई नहीं। लेकिन न्यायालय पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, कारण 162, ठीक है, अभियुक्त को सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है। अभियुक्त को सुरक्षा किस तरह? इस तरह कि अगर इस व्यक्ति के अभियोजन साक्षी के तौर पर न्यायालय में आने की दशा में ये जो कथन करेगा, न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर उन कथनों का समर्थन करने के लिए अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए कथनों का उपयोग करने की अनुमति मिल जाए तो पुलिस अन्वेषण के दौरान तो अभियुक्त के खिलाफ, अगर वो अभियुक्त के तौर पर विचारित है तो उसके खिलाफ साक्ष्यों के कथन लिखे ही होंगे। भाई जब अन्वेषण चला होगा तो पुलिस ने ये जो भी अन्वेषण करता रहा होगा उसने अगर अभियुक्तों के खिलाफ
कथनों का अभिलेखन नहीं किया है तो वो विचारित कैसे है? तब भाई जब चार्जशीट लगी है, अभियुक्त के विरुद्ध विचारण चल रहा है और ये व्यक्ति अभियोजन साक्षी के तौर पर उपस्थित हुआ है अभियुक्त के दोष को सिद्ध करने के लिए, तो निश्चित तौर पर इसका जो अन्वेषण के दौरान कथन होगा वो अभियुक्त के विरोध में ही होगा, क्योंकि समर्थन में तो हो ही नहीं सकता। समर्थन में होगा तो अभियोजन बुलाए क्यों? और फिर अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट कैसे होगी? होगी नहीं। और अगर वर्तमान कथनों का समर्थन करने की अनुमति मिल जाए तो पुलिस क्या करेगी? खूब बढ़िया, क्योंकि पुलिस तो कानून जानती है ना, वो हर छोटी छोटी बात भी उसमें लिख देगी और यहां अन्वेषण के जब विचारण के दौरान ये आएगा तो अभियोजक बड़ी आसानी से कह देगा कि साहब यहां ये बेचारा भूल गया ये कहना, देखिए अन्वेषण के दौरान इसने ये बात कह रखी है, और अन्वेषण के दौरान तो पुलिस अधिकारी लिखी है। तो समर्थन अगर करने की इजाजत दी गई तो अभियुक्त को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अन्वेषण करता वो तो लाखों जानने वाला आदमी है, वो तो छोटी छोटी डिटेल्स भी लिख देगा और उन्हीं से समर्थन हो जाएगा साक्षी का, और अभियोजन के साक्षी विश्वसनीय सिद्ध होंगे और हर मामले में अभियुक्त दोषी यही आएगा। इसलिए समर्थन नहीं, केवल खंडन, क्योंकि समर्थन की अनुमति अगर दे दी तो नुकसान हो सकता है, और हम विचारण सत्य को उद्घाटित करने के लिए कर रहे हैं। फिर एक कारण यह भी है कि भाई जब अन्वेषण चलता है उस समय जब कथन अभिलिखित किए जाते हैं तो अपराध ताजा हुआ होता है, सब परेशान होते हैं, तो बहुत सी बातें वे नहीं भी बता सकते हैं, ठीक है, दुखी मानसिकता में होते हैं, लेकिन जो जरूरी है वो जरूर बताएंगे। तो जरूरी छूटा हुआ है तब तो एक महत्व की बात है, जरूरी लिखा है ये कोई महत्व की बात नहीं, तो समर्थन नहीं, खंडन के लिए उपयोग किए जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समर्थन के लिए उपयोग किए जाने में दिक्कत है। इसीलिए आपको कानून की खूबसूरती दिखनी चाहिए, वो नहीं दिखेगी मजा नहीं आएगा। जब तक जो कुछ है वो क्यों है, वो कितना रीजनेबल है, ये जब तक नहीं दिखता मजा नहीं आता और न चीजें समझ में आती जीवन में। आपको जो कुछ है वो आखिर क्यों, ये तो पता लगना चाहिए। आप खूब समझ लीजिए, ये भी समझ लीजिए, वर्तमान उसके कथनों का खंडन हो गया, जो साक्षी आया उसके जो वर्तमान कथन है न्यायालय में बचाव पक्ष ने उसके पूर्व लिखित कथनों के आधार पर उसका पूरी तरह खंडन कर दिया। अब भी जरूरी नहीं है अभियुक्त छूट जाएगा, और यह भी जरूरी नहीं है सजा हो जाएगी, दोनों ही बातें नहीं। अब न्यायालय यह देखेगा, ये ड्यूटी है न्यायालय की कि इन्वेस्टिगेशन स्वयं में कितनी फेयर है, इन्वेस्टिगेशन स्वयं में कितनी फेयर है। अगर यह दिखता है कि आईओ महोदय तो पहले से ही अभियुक्त के पक्ष में सब लिखे बैठे हैं, मतलब ऐसी ग्लेरिंग मिस्टेक की हैं जिसकी अपेक्षा किसी अन्वेषणकर्ता से नहीं है। इसका मतलब यह हो गया कि अन्वेषक महोदय अभियुक्त के प्रति किन्हीं भी कारणों से अधिक लिबरल थे। अब इस बात का कोई मतलब नहीं बचता कि पूर्व में अभिलिखित कथनों से उसके वर्तमान कथनों का पूरी तरह खंडन हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं बचता, वो तो हो ही जाएगा, क्योंकि अन्वेषण तो पूरी तरह अभियुक्त के पक्ष में झुका दिखाई देता है। इसलिए कितना भी कॉन्ट्रोडिक्शंस आ गए हों, ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट्स में, एक जो उसने न्यायालय में दिया और एक जो अन्वेषण में अभिलिखित किया गया, इसके बाद भी अभियुक्त छूटेगा कतई जरूरी नहीं है। अब उसने जो साक्ष्य न्यायालय में दिया है वो कितना विश्वसनीय दिखाई देता है, इसके आधार पर फैसले होंगे। और अगर यह दिखता है कि नहीं अन्वेषण पूरी तरह फेयर है, तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शंस महत्व के हो जाएंगे और इससे फिर
ऐसा नहीं होगा इसी से छूट जाएगा। इससे साक्षी की विश्वसनीयता, उसकी रिलायबिलिटी, ये गंभीर संदेह के घेरे में आ जाएगी और फिर देखना पड़ेगा कि साक्षी की बात का समर्थन ये पत्रावली पर उपलब्ध किसी अन्य साक्ष्य से हो रहा या नहीं। अगर नहीं हो रहा, छूट जाएगा, और हो रहा है तो इसके बाद भी दोष सिद्धि संभव है। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कथन अभिलिखित होंगे, इनका लिमिटेड यूज साक्ष्य में होगा, जस्ट टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट पर्सन, ठीक है, हु हैज मेड दोज स्टेटमेंट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दैट ऑफेंस विच इज ट्राइड बाय द कोर्ट एट वंस। ठीक है ना। इन कथनों का उपयोग उसके खंडन के लिए होगा, वो भी कब, जब वो अभियोजन साक्षी के तौर पर आए, बचाव पक्ष के साक्षी के तौर पर नहीं। और जब अभियोजन साक्षी के तौर पर भी आएगा तो उसके वर्तमान कथनों का खंडन करने के लिए बचाव पक्ष को किसी की अनुमति की जरूरत नहीं, लेकिन अभियोजन अगर करना चाहता है तो उसे न्यायालय की अनुमति लेनी होगी। तो उसके वर्तमान कथनों का खंडन ये किया जा सकता है, शेष कोर्ट विटनेस के तौर पर आ जाए, आप कुछ नहीं उसका कर सकते। ठीक है ना। और इसके साथ साथ सुबह हम लोगों ने यह भी चर्चा की थी कि चूंकि जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं तो आप वो स्टेटमेंट जिस संदर्भ में दे रहे हैं उस संदर्भ में जो कुछ जरूरी है वो सब कुछ अपने कथन में शामिल कर देते हैं। ये एक सामान्य बुद्धिमान मनुष्य की बोलने की जो प्रवृत्ति है वो यही है। आप कहेंगे कि सब्जी लेकर आना, तो आप जो महत्वपूर्ण है उसका लोप नहीं करेंगे कि सब्जी में ये चीज लेना, ठीक है, इतने इतने क्वांटिटी की लेना, ठीक है ना। यद्यपि ये सर्वथा सत्य नहीं है, सर्वथा सत्य नहीं है, कोई लापरवाह नहीं बताएंगे, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। और जैसा अक्सर होता है चीजें उसी के आधार पर चलेंगी। इसीलिए 162 या वर्तमान की 181 उसके स्पष्टीकरण में क्या लिखा है कि अगर लोप है तो उसे भी कथन के समतुल्य माना जा सकता है यदि संदर्भ को देखते हुए, ठीक है ना, अगर संदर्भ को देखते हुए जो लोप है वो महत्वपूर्ण और संगत प्रतीत होता है। और ये महत्वपूर्ण और संगत प्रतीत किसे होना, ये तथ्य का प्रश्न है, तो इसे न्यायालय को निर्णित करना है। जो अगर लोप है स्टेटमेंट में, नहीं कहा, उसके आधार पर भी प्रतिपरीक्षा होगी, क्योंकि वो स्टेटमेंट मान लिया जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जिस संदर्भ में कथन किया गया उस संदर्भ में वो लोप महत्वपूर्ण और संगत है। सामान्यतः लोग वैसा महत्वपूर्ण लोप नहीं करते हैं, सामान्यतः ऐसा नहीं होता। इसलिए उसके आधार पर भी साक्षी के वर्तमान कथनों का खंडन किया जा सकता है। और अगर कर दिया गया तो भी सिर्फ इसी आधार पर छूट जाएगा, ये नहीं, फिर साक्षी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, जिस समय उसने कथन किया उस समय उसकी मानसिक दशा क्या थी ये देखा जाएगा। ठीक है, लोग जिस ढंग का है उसने 315 बोर तमंचा लिखवा दिया, ठीक है, अपने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कथन में, और यहां वो 12 बोर बता रहा है, तो वो क्या बैलिस्टिक एक्सपर्ट है? पढ़ाई लिखाई उनकी, ठीक है ना, कुछ है ही नहीं, या एमए और पीएचडी और डॉक्टरेट हैं, लेकिन वो सारी पढ़ाई उनकी कहां हुई? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। उन्होंने ना 312 बोर तमंचा देखा ना 315 बोर देखा जीवन में, ठीक है। और लोगों में ये बड़ा बड़ा बड़ा, ठीक है, लोगों में आदत होती कि वो सर्वज्ञ बनते हैं, देखा उनने कुछ नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर पढ़ते रहे, पढ़ाकू रहे, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति से पूछ दिया जाए 315 बोर तमंचा कैसा होता है, 12 बोर तमंचा कैसा होता है, वो नहीं बता पाएगा, इन्हें कैसे मालूम। लेकिन ये
काबिल थे, हर बात का उत्तर देना इनके लिए जरूरी था, टप से बोल जरूर पड़े, ठीक है ना। तो ये लोक महत्व का नहीं है, ठीक है ना, ये कंस्ट्रक्शन महत्व का नहीं है, हर चीज देखी जाएगी। इसीलिए विचारण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सिर्फ इससे कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन इससे भी होगा, यानी लोक को भी स्टेटमेंट माना जा सकता है और लोक के आधार पर भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि लोक को हम स्टेटमेंट मानेंगे। इसके बाद आपसे कहा था कि लोप है तो करेंगे ही, जो न लोप है न लोप है और न ही कहा है, उसके आधार पर भी क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके आधार पर भी खंडन किया जा सकेगा। न लोप है न कहा है, कब? 3 स्थितियां आपको बताई थी। जबकि पॉजिटिवली यह माना जा सकता है कि आपने ऐसा ही कहा, जैसा हमने उदाहरण दिया था कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने इन्वेस्टिगेशन में कहा कि ए ने बी को चाकू मारा, और ड्यूरिंग ट्रायल कहता है कि ए और बी ने मारा, तो ऐसा माना जा सकता है कि आपने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन यह कहा था कि केवल ए ने मारा। माना जा सकता है, माना जाएगा, यह बहुत परिस्थितियों पर डिपेंड होगा। यह भी हो सकता है कि आईओ ने ना लिखा हो, ठीक है ना। माना जा सकता है, जाएगा, यह बहुत परिस्थितियों पे है। दूसरी सिचुएशन हो सकती है, जो कथन वर्तमान में आप कर रहे हैं उसका जस्ट विपरीत आप वहां कर चुके हैं। जैसे आपने अन्वेषण में कहा कि काले आदमी ने मारा, और यहां कह रहे हैं गोरे आदमी ने मारा, तो यह प्रिज्यूम किया जा सकता है कि आपने अन्वेषण में कहा था कि गोरे आदमी ने नहीं मारा, और इसके आधार पर प्रतिपरीक्षा या आपका खंडन हो सकता है। और तीसरी स्थिति कि आप जो विचारण के दौरान कह रहे हैं और जो आपने अन्वेषण के दौरान कहा, ये दोनों बातें एक साथ हो ही नहीं सकती। जैसे आपने अन्वेषण में कहा था कि अभियुक्त उत्तर भाग गए और यहां कहते हैं दक्षिण भाग गए, ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। लेकिन सिर्फ इसी आधार पर कुछ नहीं होगा, लेकिन ये भी चीजें हैं जिनके आधार पर आपके वर्तमान कथनों का खंडन होगा। ये सारी बात हम लोगों ने सुबह की थी, हमने दोहराई सिर्फ इसलिए क्योंकि विषय वाकई कठिन है, विषय वाकई कठिन है और विषय बहुत प्रैक्टिकल यूज का है। और रोज आप कचहरी में देखते हैं कि वो कहते हैं देखिए आपने दरोगा जी को ये नहीं बताया था, यानी लोक के आधार पर परीक्षा करते हैं। रोज ये कहते हैं कि देखो तुमने दरोगा जी को ये बताया था, आज ये बता रहे हो, इसका मतलब अभियुक्त कथनों के आधार पर खंडन करते हैं। रोज वो पूछते हैं कि अभियुक्त किधर की ओर भाग गए थे, और फिर रोज बताते हैं कि तुमने वहां ये रोज की घटनाएं हैं। लेकिन ये क्यों हो रहा है, इस पर आपका दिमाग कभी नहीं जाता, और आप वहां खड़े होकर ये याद करने की कोशिश करते हैं। ये याद करने लायक चीजें नहीं है, ये समझने लायक है, और एक बार समझ लेंगे तो याद करने की जरूरत खत्म। आप वहां प्रश्नों को याद करने की कोशिश करते हैं, इस सब का क्या मतलब? ठीक है, तो दोहराया सिर्फ हमने इसलिए। अब सवाल यह है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और पुलिस अधिकारी से कथन है, अन्वेषण के दौरान है, पुलिस अधिकारी से है, और इसी अपराध का विचारण हो रहा है जिसमें अन्वेषण के दौरान इस व्यक्ति ने कथन किया था, तब 162 की वर्जना लागू होगी। और फिर यह व्यक्ति अभियोजन साक्षी के तौर पर आए तो इसके पुराने कथनों का सिर्फ खंडन के लिए उपयोग होगा और अन्य किसी भी ढंग से उपयोग नहीं होगा। ठीक है ना, यह है ना सेक्शन। तो सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि जो कथन है क्या वो अन्वेषण के दौरान है। ठीक है, अगर अब देखिए आप वकील हैं, आप ये मानकर मत चला करिए। सबसे बड़ी दिक्कत जो हम सबसे बड़े विरोधी हैं वो इसी बात के हैं कि आप ये मानकर चलते हैं
कि हम तैयारी कर रहे हैं और इससे हमारा कोई मतलब नहीं। अच्छा, ना हुआ तैयारी सिलेक्शन, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? अच्छा, और किसी दिन तैयारी में यही एपीओ में यही पूछ दिया गया 162 का साक्षी उपयोग बताइए, तब क्या करोगे? अन्वेषण के दौरान अभिलिखित कथनों का। और फिर आप ही को सेलेक्ट क्यों कर दें अगर आप सब एस्पेक्ट नहीं बता सकते? भाई कथन, आपको स्टेटमेंट का सब एस्पेक्ट लिखने चाहिए, सारे सेक्शन के, तो सारी चीजों को समझना चाहिए। और जब आप एडवोकेट के तौर पर आएंगे तो आप किसी भी पक्ष से आ सकते हैं। आप चलो, आप न्यायाधीश हो गए, अब तो आपकी सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो कहेगा यानी बचाओ कि सिर्फ खंडन के लिए उपयोग होगा, अभियोजन कहेंगे हम तो समर्थन के लिए भी करेंगे। दोनों में झगड़ा हो रहा, फैसला आपको करना है, क्योंकि आप जज हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि केवल खंडन के लिए कब होगा। और इंडियन एविडेंस एक्ट में जितने तरीके किसी भी स्टेटमेंट के उपयोग के बताए गए हैं, उन सब तरीकों से कब उपयोग होगा, यह बात आपकी जानकारी में तो होनी चाहिए। केवल खंडन के लिए तब होगा जब 162 की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। अभी तो हमने कुछ आवश्यकताओं पर चर्चा की कि वो अभियोजन साक्षी के तौर पर आए, ठीक है ना। और वर्तमान जो उसके कथन है, उन कथनों का खंडन पिछले कथनों से करना हो तो उपयोग हो पाएगा, ठीक है। आमिशन हो तो भी हो जाएगा, यानी लोग उसने किया हो तो भी हो जाएगा, और कुछ चीजों को उसके कथन का भाग मान भी सकते हैं। अभी तो हमने इतनी बात कही, इसके अलावा तो कुछ कहा नहीं। अब सवाल यह है कि यह खंडन के लिए उपयोग होगा, यह कब होगा? तब जब कथन अन्वेषण के दौरान है और पुलिस अधिकारी से है। तो सवाल यह उठता है कि अन्वेषण कब से शुरू हुआ, ठीक है ना। वो एफआईआर से होता है। अब एफआईआर ये क्या है, ये कानून बता रहा कि एफआईआर ये है। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप चीजों को ऑब्जेक्टिवली नहीं समझते, आप चीजों को सब्जेक्टिवली समझते हो। ऑब्जेक्टिवली हमने कहा वस्तुओं के विश्लेषण का एक ऑब्जेक्टिव तरीका है, और वो ऑब्जेक्टिव तरीका ये कहता है कि स्वयं वस्तु के गुण के आधार पर उसका विश्लेषण होना चाहिए, ठीक है ना, स्वयं वस्तु के गुण के आधार पर। तो एफआईआर क्या है? वो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में ये एसएचओ को दी गई, वो है एफआईआर, ठीक है। जो कागज पर लिखी गई वो ड्यूटी थी ये एसएचओ की, उसने डिस्चार्ज की है, वो एफआईआर तब भी रहती यदि वो लिखी न जाती, तब भी वो एफआईआर ही रहती, ठीक है ना। तब ये एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई होती कि तुमने एफआईआर क्यों नहीं लिखी। लेकिन एफआईआर का स्वरूप ये एसएचओ द्वारा दर्ज करने पर आधारित नहीं है। एफआईआर स्वयं में स्वतंत्र है। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, आप चीजों को उसके रूप और गुण में नहीं समझते। जिंदगी ये क्या है, ठीक है ना, वो आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक अजीब सी चीज है जो डिफाइंड नहीं हो सकती। जिंदगी ये नहीं है, वो तो आप जी रहे हो, जो कुछ आप कर रहे हो तो जी रहे हो। जिंदगी क्या है उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो आपको यह समझना चाहिए कि चीजों के विश्लेषण उनके गुणों के आधार पर। एफआईआर क्या है? कानून कहता है एफआईआर दैट इज द इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, विच इज सप्लाइड बाय द समवन टू द एसएचओ, and it will be the duty of SHO that he must write down that. If he will disobey the duty imposed by law, then he will be punished. लेकिन आप ये निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हो कि वो एफआईआर नहीं थी? ये तो नहीं हो सकता। और
एफआईआर इसके आते ही whatever will be done by the SHO, that will be the investigation, and during that, if he will interrogate, if he will examine orally to anybody, then the statement which will be made by that person, okay, if those statement has been write down by the IO at any time and you want to use those statement during trial, then the restrictions imposed by section 162 will be in motion, तब वो गति में आ जाएगा, ठीक है ना। अब यही आपकी किताबों में और कचहरी में रोज होता है। आपको इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है, ये महत्व की बातें हैं, क्योंकि अगर 162 गई तो एज ए एडवोकेट ऑफ अक्यूज आप बहुत घाटे में जाएंगे। फिर जो कुछ लिखा है इससे अभियोजन के साक्ष्यों का समर्थन भी होगा, फिर तो सब कुछ होगा, फिर तो 162 की जो रिस्ट्रिक्शन है वही खत्म भाई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और टू द पुलिस ऑफिसर होना चाहिए। अगर ये हटा तब आप एज ए एडवोकेट ऑफ अक्यूज बहुत घाटे में होंगे। अगर ये रेस्ट्रिक्शन हटा, ये रहना आपके फायदे में है, और इसी को अच्छा वकील और बुरा वकील कहा जाता है, जिसे ये मालूम है, ठीक है। इसीलिए पूछा जाता है तुमने SHO कब FIR लिखाई थी, कब पहुंचे तुम थाने? उसने कहा सुबह 7 बजे पहुंच गए थे। ये FIR है 10 बजे, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए वो साक्षी, अभियोजन साक्षी के तौर पर आए, उनसे पूछा तुमसे दरोगा जी कै बजे मिले थे, बताओ। उन्होंने कहा 8 बजे मिले थे। इसके मतलब FIR तब अस्तित्व में थी, 7 बजे वो कहता है ना, 8 बजे स्टेटमेंट लिए गए। ये ठीक है कि FIR 10 बजे दर्ज हुई, लेकिन वो डिले, वो तो ऑन द पार्ट ऑफ मशीनरी है, वो तो ऑन द पार्ट ऑफ मशीनरी है, उसमें वादी का तो कोई दोष नहीं है, उसने तो प्रॉम्प्ट दी। ये ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कथन है और इसका उपयोग सिर्फ खंडन के लिए होगा। और अगर साक्षी कहते हैं हम 8 बजे स्टेटमेंट दिए और वादी कहता है कि हमने 7 बजे FIR लिखा, वो 9 बजे FIR लिखाई, अब इस साक्षी के कथन 162 के प्रतिबंध से बाहर हो गए, क्योंकि अब ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन तो FIR से शुरू होगा ना, और FIR का लिखना अलग बात है और FIR का दिया जाना ये दूसरी बात है। आपकी किताबों में उदाहरण दिया है कि एक SHO को कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की सूचना मिली, उसने दर्ज नहीं की, ऑन द स्पॉट पहुंच गया, इंट्रोगेशन ओरल एग्जामिन किया, थाने आया, FIR लिख लिया उसने और उन व्यक्तियों के कथन लिख लिए, ठीक है। तो जो पूर्व के कथन है, अभियोजन का कहना यह है कि FIR जिस समय राइट डाउन हुई उससे पूर्व वो कथन किए गए, इसलिए 162 का प्रतिबंध लागू नहीं। न्यायालय ने डिसाइड किया बिल्कुल गलत। 162 का प्रतिबंध लागू है, इसलिए लागू है क्योंकि FIR लिखना ये SHO की ड्यूटी थी, उसने नहीं लिखी, ऑन द स्पॉट पहुंच गया। लेकिन FIR के बाद अन्वेषण तो यहीं से शुरू हो गया। आपने लिखा कब, ये आपकी ड्यूटी, आप जानो। लेकिन दूसरे मामले में ये SHO को सिर्फ कुछ अफवाहें सुनने को मिली कि वहां अमुक जगह संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, और वो मौके पर पहुंच गया, उसने वहां इन्वेस्टिगेट किया, इंक्वायरी किया, ठीक है, सही पाया। भाई जब इंक्वायर करेगा तभी तो उसे पता लगेगा कि अफवाह सही है या गलत है। विदाउट इंक्वायरी कैसे पता लगेगा? अब जो उसने इंक्वायरी में स्टेटमेंट लिखे हैं वो बिफोर द FIR है, वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन नहीं है।
अब जब वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब वो एविडेंस एक्ट में जहां जहां उपयोग हो सकेंगे सब जगह उपयोग होंगे, सब जगह उपयोग होंगे। ठीक है। और आपने 161 जो अब एक कितनी हो गई 180, उसमें आपने पढ़ा था कि अक्यूज ही इज ऑल्सो ए कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर द इंक्वायरी। ठीक है, क्योंकि 161 या 180 वहां लिखा क्या है, वहां लिखा है कि अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्ति, इनको एग्जामिन किया जाएगा। तो अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित अक्यूज नहीं है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको ये बताया था कि 161 सबसेक्शन 1 किसी से भी पूछताछ का हक देता है, लेकिन अनुच्छेद 20, ठीक है ना, भारत का संविधान और 161 सबसेक्शन 2 अक्यूज को यह हक देता है कि वो मौन धारण कर ले उन प्रश्नों के प्रति जिन प्रश्नों की प्रवृत्ति उसे किसी अपराध में फांसने की है, किसी भी अपराध में। और किसी भी अपराध का मतलब यह अपराध भी हो गया। और नंदिनी शतपथी में अक्यूज के इस राइट पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर आई है। और नंदिनी शतपथी में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अक्यूज को हक होगा कि वो अपना वकील साथ रख पाए। यद्यपि आगे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये मियर डायरेक्शंस हैं, लेकिन यही डायरेक्शंस डीके बसु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आ गए और आज की डेट पर वो इनेक्टेड लॉ के रूप में सीआरपीसी में ही शामिल हो गए। तो कोई दिक्कत नहीं बची आज की डेट पे, तो इसलिए वो बात अलग है। तो कुल मिलाकर हमारा जो कहना कि अक्यूज वो चुप रह सकता है, लेकिन अगर अक्यूज ने कोई कथन किया, ठीक है ना, और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, पुलिस ऑफिसर से किया है, पुलिस ऑफिसर से किया है। देखिए, आपको किसी भी स्टेटमेंट को धारा 162 के प्रतिबंधों के अंतर्गत लाने के लिए सबसे पहले ये जो चीज देखनी चाहिए, क्या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है क्या इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए उस कथन को किया गया है। इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने से मतलब है कि क्या अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों पर प्रकाश डालने के लिए उस कथन को किया गया है। सबसे पहले तब यह कहा जाएगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन तो वो ये भी कहे कल्लू ही ना हो तो ये भी क्या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है कथन। अरे भाई, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आप खाना खा रहे हो या कोई आप चलो अन्वेषण करता हो तो आप जितने कथन करोगे वो सब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है। नहीं, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन का मतलब यही हुआ कि इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए किसी ने कुछ कहा, वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, और पुलिस ऑफिसर से है और पुलिस ऑफिसर ने अभिलिखित किया, अब प्रतिबंध आएगा 162 का। दिस इज द टच स्टोन। और कानून में यही विशेषता है, जो है बस वही, इसके अलावा कुछ नहीं। अक्यूज ने कथन किया, पुलिस ऑफिसर से किया। ठीक है, अक्यूज ने कथन किया, पुलिस ऑफिसर से किया, बट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। ठीक है, वो कथन साक्ष्य में किस प्रकार उपयोग किया जाएगा, तो फिर वो उस पर कोई प्रतिबंध ही नहीं है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन थोड़ी है। जैसे एक मामले में क्या हुआ, अक्यूज ने, जो बाद में अक्यूज बना और जिसकी हत्या के लिए अक्यूज बना, उसकी शिकायत की पुलिस ऑफिसर से पत्र लिखकर। अब पत्र में कथन है किसके, अक्यूज के, पत्र उसी ने लिखा है ना। ठीक है, पत्र में कथन है और कालांतर में आज जैसे लेटर लिखा और 10 दिन बाद जिसकी उसने शिकायत की थी उसकी हत्या हो गई।
उसकी हत्या का अभियोग इस पर आ गया। ठीक, अब सवाल यह है कि जो लेटर है क्या इसको अक्यूज के खिलाफ साबित कर सकते हैं? बिल्कुल यह साबित होगा। कारण कि यह कन्फेशन भी नहीं है। यह तो कन्फेशन हो तो धारा 25 एविडेंस एक्ट से बाढ़ कर जाएगा कि कन्फेशन बिफोर पुलिस ऑफिसर। ठीक है, या तो यह हो, ठीक है, यह भी नहीं है। ठीक, अच्छा, धारा 162 का प्रतिबंध लागू नहीं होता। क्यों? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन नहीं, उस समय तो अपराधी नहीं हुआ था। जब लेटर लिखा तब तो अपराध हुआ ही नहीं था, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन नहीं है। यद्यपि पुलिस ऑफिसर से है तो 162 क्यों आ जाएगी? 162 तो नहीं आती। तब याद कीजिए, एविडेंस एक्ट में पिछली धारा 21 थी, पिछले एविडेंस एक्ट की, अब तो शायद 19 हो गई होगी क्योंकि 2 कम हो गए हैं। ठीक है ना? उसमें लिखा था कि स्वीकृतियां हमेशा करने वाले के विरुद्ध साबित होंगी, किंतु स्वीकृतिकर्ता स्वीकृति को अपने पक्ष में भी साबित कर सकता है। यदि धारा 21 में 3 स्थितियां दी गई थी कि वो धारा 32 के अंतर्गत ग्राह्य हो, या वो ऐसा कथन हो जो ऐसे आचरण के साथ है, ठीक है ना, और शरीर की दशा के संबंध में है, और जिस समय वो कथन किया गया था उस समय शरीर की वो दशा विद्यमान थी। ठीक है, तब वो कथन अगर स्वीकृति है तो स्वीकृतिकर्ता अपने पक्ष में भी सिद्ध कर सकता है, और या फिर वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत ग्राह्य है। यहां इसने शिकायत की थी इस मृतक की, इसलिए मृतक की हत्या का हेतु इसके पास था, यह साबित करने के लिए यह लेटर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, ठीक है ना, धारा कौन सी? 8 हेतु तैयारी आचरण, ठीक है ना, उसके अंतर्गत ग्राह्य है। लेकिन अगर 162 की वर्जना लागू हो जाती तब इस लेटर का उपयोग सिर्फ उस दशा में जबकि कथनकर्ता अभियोजन साक्षी के तौर पर आए, ठीक है ना, तब इस लेटर में किए गए कथनों का उपयोग उसके वर्तमान कथनों को खंडन करने के लिए किया जा सकता। अदरवाइज कुछ हो ही नहीं पाता। तब इस लेटर का जो एविडेंटरी यूज है वो बहुत सीमित हो जाता, जबकि इस दशा में उसका जो साक्षिक उपयोग है वो असीमित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जहां जहां उपयोग हो जाएगा वहां वहां इसका किया जाएगा। अब क्या कहता है भारतीय साक्ष्य, क्या कहता है? अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी से अगर कथन किया गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू इंपोज द रिस्ट्रिक्शन इंपोज बाय सेक्शन 162, then you must prove that this statement has been made by the, ठीक है, person during the investigation and to the police officer. अब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन टू द पुलिस ऑफिसर, चलो कथन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है बट टू द पुलिस ऑफिसर नहीं है। अभी हमने उदाहरण दिया कि पुलिस ऑफिसर से है बट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है किंतु पुलिस ऑफिसर से नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने कथन किए जाएंगे सब अग्राह्य थोड़ी हैं। सब अग्राह्य से मेरा मतलब सब पर 162 का प्रतिबंध थोड़ी आता, सबका लिमिटेड यूज थोड़ी होगा, सबका तो बहुत विस्तृत यूज होगा। केवल उन कथनों का लिमिटेड यूज होगा जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है एंड टू द पुलिस ऑफिसर। अभी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आपने देखा वो टू द पुलिस ऑफिसर था बट नॉट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन था। अब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है बट नॉट टू द पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर भी बैठा है और डॉक्टर भी बैठा है। हम डॉक्टर को अपनी बात बता रहे हैं, हम इंजर्ड हैं तो इंजर्ड तो विटनेस है। हम डॉक्टर को अपनी बात बता रहे हैं, डॉक्टर अभिलिखित कर रहा, बैठा पुलिस ऑफिसर भी है। तो ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है बट नॉट टू द पुलिस ऑफिसर है। टू द पुलिस ऑफिसर नहीं है, बैठा रहे पुलिस ऑफिसर। आप सब लोग बैठे हैं,
लेकिन बारी बारी हमारा इंटेंशन सबकी ओर होता है। तो जिस समय मेरा इंटेंशन जिसकी ओर है उसी से तो हम कथन कर रहे हैं, एक साथ तो सबसे नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो आप कानून के शब्दों को वही प्रभाव देंगे जो सामान्य बोलचाल की भाषा में उन शब्दों का होता है, जब तक कि विधायिका ने स्वयं उन शब्दों को कोई विशेष अर्थ न दे दिया हो। यही निर्वचन का सिद्धांत है, ठीक है। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है, टू द पुलिस ऑफिसर है। ऐसे तो 164 का स्टेटमेंट, जिसे अब 183 का स्टेटमेंट कहा जाएगा, वो भी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है, बट नॉट टू द पुलिस ऑफिसर है। इसलिए उसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जहां जहां उपयोग हो पाएगा सब जगह होगा, बट 162 का प्रतिबंध आ गया, यानी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन टू द पुलिस ऑफिसर, ये बात आ गई। तब 162 इसका प्रतिबंध आ गया। लेकिन अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन टू द पुलिस ऑफिसर है, क्या तब उस दशा में इस कथनकर्ता के वर्तमान कथन केवल इसी प्रकार उपयोग किए जाएंगे जो 162 में बताया गया, इसका अन्य कोई उपयोग नहीं है? तो ऐसी भी बात नहीं है। क्या कहता है? कहता है अगर कोई व्यक्ति है जिसका अन्वेषण के दौरान कथन अभिलिखित हुआ और पुलिस अधिकारी ने किया, क्योंकि कथन पुलिस अधिकारी से ही किया गया था, अगर पुलिस अधिकारी ने भी अभिलिखित किया लेकिन कथन पुलिस अधिकारी से नहीं किया गया था, ठीक है, मानिए पंचनामा है, पुलिस अधिकारी भर रहा है, ठीक है ना, कथन नायब तहसीलदार से किया गया, जब पंच विटनेसर से किया गया, लिखा खाली पुलिस अधिकारी ने है लेकिन उससे किया तो नहीं गया, इसलिए उस कथन पर 162 का प्रतिबंध नहीं आया। उसका उपयोग केवल साक्षी के खंडन के लिए हो नहीं, उसका हर तरीके का उपयोग होगा। दैट हैज बीन मियर रिटन बाय पुलिस ऑफिसर, वो केवल लिखा गया है। प्रतिबंध आए इसके लिए क्या है? पुलिस अधिकारी से कथन हो, अन्वेषण के दौरान हो, तब प्रतिबंध आएगा ना, उससे पहले तो नहीं आ रहा। अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी से, और वो भी कब? जब ये व्यक्ति अभियोजन साक्षी के तौर पर न्यायालय में उपस्थित हो, केवल तब। और वो भी कब? यह अभियोजन साक्षी के तौर पर किस अपराध में? जिस अपराध के अन्वेषण के दौरान इसने कथन किया था। जब इस अपराध के संबंध में कोई जांच और विचारण चल रहा है, तब 162 का प्रतिबंध लागू होगा। अगर ये जो व्यक्ति है जिसने अन्वेषण के दौरान कथन किया था, ये किसी अन्य कार्यवाही में साक्षी के तौर पर उपस्थित हुआ है, तो चाहे बचाव पक्ष के, चाहे अभियोजन के, चाहे जो मामला हो, उसमें 162 का कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जैसे आपने ए के द्वारा बी की हत्या में चल रहे अन्वेषण में यह कथन किया था कि बी ने ए के मकान पर कब्जा किया था। अमुक मकान जो ए का है इस जगह पर है, बी ने उस पर कब्जा किया था, इसलिए ए ने उसे मार डाला। ठीक, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है, आपने पुलिस ऑफिसर से यह कथन किया है। इस अपराध का जब विचारण होगा और आप अभियोजन साक्षी के तौर पर पहुंच गए, ठीक है, तो क्या होगा? उस दशा में आपका खंडन करने के लिए ही इस कथन का उपयोग किया जाएगा। ठीक, लेकिन आपने उसी मकान के बारे में कोई मुकदमा दाखिल किया और उस मुकदमे में कथन किया कि हम हैं इस मकान के मालिक, तो आपका यह कथन उस मुकदमे में लाकर रखा जाएगा या लाकर रखा जा सकता है, क्योंकि वो मुकदमा उस अपराध के अन्वेषण के संबंध में नहीं चल रहा है,
ठीक है, जिसके अन्वेषण के दौरान तुमने ये कथन किया था। सीधे कहता है आप सेक्शन पढ़ें, अब सेक्शन पढ़ने की जरूरत आई है, अब सेक्शन पढ़ें, देखें क्या कहता है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है, यदि लेखबद्ध इसलिए लिखा है क्योंकि पुलिस ऑफिसर इस बात के लिए इंपावर्ड है कि वो लेखबद्ध न भी करे, क्योंकि वो हमने लोग बताया था आपको कि वो तो बहुत लोगों से इंक्वायरी करेगा, सबके कथन लेखबद्ध थोड़ी करेगा। इसलिए लिखा है यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा पहली चीज हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। इसलिए है क्योंकि पुलिस जबरदस्ती हस्ताक्षर ले सकती है और पुलिस कर यह सकती है कि वो बिल्कुल ना लिखे जो वो कह रहा है और फिर भी उसके हस्ताक्षर ले ले। ठीक है, तो बाद में दिक्कत आ सकती है। और ये व्यक्ति क्योंकि हस्ताक्षरित होंगे कथन, इसलिए डरेगा सच बताने में, और हो सकता है पुलिस ने उसके झूठे कथन लिख लिया और वो न्यायालय में वाकई सच बताना चाहता हो, तो बदलने में वो डरेगा, इसलिए हस्ताक्षरित नहीं किए जाएंगे, ये लिखा है। और ये प्री में आपसे खूब पूछा जाता है कि कहां लिखा है कि अन्वेषण के दौरान जो कथन होंगे वे हस्ताक्षरित नहीं होंगे, तो 162(1) में लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले उसने लिखा कि हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा और न ऐसा कोई कथन या उसका कोई अभिलेख। ठीक है, न ऐसा कोई कथन या उसका कोई अभिलेख, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या न हो। यही पुलिस डायरी में हो या ना हो, यानी आपने FIR मिली, आपने दर्ज ही नहीं की, आप वैसे ही चले गए अन्वेषण करने। ठीक है ना, तो कहता है ना ऐसा कोई कथन या उसका कोई अभिलेख, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या ना हो, और ना, यानी अभिलेख तो बनाया आपने, अभिलेख तो बनाया लेकिन CD के साथ संलग्न नहीं किया, अभिलेख अलग से है जिसके बारे में यह साबित है कि अन्वेषण के दौरान ही इसमें कथन अभिलिखित हुए, लेकिन वो अन्वेषण की डायरी का भाग नहीं बनाया गया। ठीक है ना, तो चाहे वह अभिलेख का भाग हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, और ना ऐसे कथन या अभिलेख का कोई भाग ऐसे किसी अपराध के, ऐसे किसी अपराध की विशेषता बता रहा है कि 162 का जो प्रतिबंध है वो किस अपराध के विचारण के संबंध में लागू होगा। तो कहता है ऐसे किसी अपराध की जो ऐसा कथन किए जाने के समय अन्वेषणाधीन था, ठीक है, किसी जांच या विचारण में, इसके पश्चात यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा। ठीक है ना, तो जो 162 प्रतिबंध लगा रही है, किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाएंगे आप, सिर्फ उस प्रयोजन के जो इसके पश्चात यथा उपबंधित है, उसके सिवाय किसी भी प्रयोजन के लिए आप उसे उपयोग में नहीं लाएंगे। ये बात वो किस अपराध के संबंध में कह रही है, किस अपराध के संबंध में ये धारा, ये प्रतिबंध लगा रही है, तो वो उस अपराध के संबंध में लगा रही है जो उस समय अन्वेषण के अधीन था, जिसके अन्वेषण में आपने ये कथन किए थे। अन्वेषण तो A के द्वारा B की हत्या का चल रहा था, तब आपने वो कथन किए थे। तो ऐसे अपराध का जब विचारण होगा उसमें यह प्रतिबंध लागू होगा, किसी ऐसे अपराध की, ठीक है, जो अन्वेषण के समय अन्वेषणाधीन था, उसके विचारण में एतस्मिन् पश्चात उपबंधित के सिवाय किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए इस कथन का उपयोग नहीं होगा। ठीक है ना, ये लिखा है ना। तो ये अपराध जो A द्वारा B की हत्या के संबंध में था, ये अगर विचारित हो रहा है और आप अभियोजन साक्षी के तौर पर पहुंच गए, तो जो नीचे लिखा है उसको छोड़कर आपके कथन का कोई अन्य उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर कोई अन्य कार्यवाही चल रही है तो 162 उसके संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं लगाती। वो कहती है ऐसे किसी अपराध के विचारण में जो अन्वेषणाधीन था उसका विचारण हो, तो इसमें इसके पश्चात उपबंधित के सिवाय
इस स्टेटमेंट का कोई उपयोग नहीं हो सकता जो अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी से किए जाने के कारण उसने लेखबद्ध कर लिया था। अब आप तो अन्वेषण के दौरान यह कहे कि ए ने बी की हत्या इसलिए की क्योंकि बी ए के मकान पर कब्जा किए हुए था, तो ए द्वारा बी की हत्या करने का जब विचारण चलेगा तो 162 का प्रतिबंध लागू होगा। अब आपने उस मकान के संबंध में एक सिविल सूट फाइल कर दिया, तो वो सिविल सूट इस अपराध के विचारण की कार्यवाही थोड़ी है जिसके अन्वेषण के दौरान आपने ये कथन किया था। ठीक है, तो उस विचारण की कार्यवाही में 162 का प्रतिबंध लागू क्यों होगा? क्योंकि 162 तो स्वयं कह रही है कि जब ऐसे अपराध का विचारण चले जो अन्वेषण के समय अन्वेषणाधीन था, तब यह व्यक्ति अगर अभियोजन साक्षी के तौर पर आ जाए तो इसके वर्तमान कथनों का खंडन करने के लिए इसके पूर्व कथनों का उपयोग किया जाएगा। लेकिन यह तो सिविल सूट है जो उस अपराध के विचारण से कोई संबंध नहीं रखता, जिसके अन्वेषण के दौरान आपने मृतक के मकान का, ठीक है, अभियुक्त के द्वारा कब्जा किया जाना बताया था। अब तो आप सिविल सूट अलग लाए हैं, तो उसमें अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किसी भी उपबंध के अंतर्गत आपके इस कथन को साबित किया जा सकता है, ठीक है ना, धारा 11 में तो साबित ही किया जा सकता, जो वर्तमान में 9 हो गई, कि वे कथन जो विवादित तथ्यों से सुसंगत हैं, विसंगत हैं, असंगत हैं, या जो विवादित तथ्यों का होना या न होना अत्यधिक अधिसंभाव्य, अत्यधिक अनिसंभाव्य करते हैं, वे सब सुसंगत हैं। तो यहां तो कम से कम ये स्टेटमेंट आ ही जाएगा साक्ष्य के तौर पर कि आप वहां ये कह चुके हैं। ठीक है, हां, जब इस अपराध का विचारण चलेगा, क्योंकि धारा 162 किसकी सुरक्षा के लिए बनाई गई? अभियुक्त की, सिर्फ अभियुक्त की सुरक्षा, कि अभियुक्त को कहीं ऐसा ना हो कि अन्वेषण के दौरान जो अभियोजन साक्ष्यों ने कथन किए हैं उनके द्वारा समर्थन करके अभियुक्त को दोष सिद्ध कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि वे कथन इतने विश्वसनीय नहीं होते, ठीक है, कि उनका हर प्रकार का उपयोग किया जा सके, लेकिन खंडन के लिए उपयोग होना चाहिए। क्योंकि खंडन, अगर किसी अभियुक्त ने कोई अपराध किया है तो अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्ति इस अभियुक्त के विरोध में तो बोलेंगे ही, जो कुछ बोल सकेंगे। इसलिए अगर वे वहां आए हैं और वो जो कथन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई कमी दिखाई दे रही है, तो इन कथनों से उसका खंडन हो, ये तो बात समझ में आई। अन्य उपयोग करने देना ठीक नहीं है, तो ये धारा अभियुक्त को सुरक्षा देती है। ठीक है, इसलिए इस अपराध के विचारण में अगर ये व्यक्ति जिसके कथन हैं, ठीक है, अन्वेषण के दौरान अभिलिखित, ये अभियोजन साक्षी के तौर पर आ जाए तो खंडन के लिए उपयोग होगा। अन्य कोई कार्यवाही चल रही है तो वहां अभियुक्त की, ठीक है, अभियुक्त को सुरक्षित रखने का या अभियुक्त की सुरक्षा का कोई प्रश्न उठता ही नहीं, क्योंकि वो कार्यवाही अभियुक्त के संबंध में तो नहीं चल रही है, वो तो कोई और कार्यवाही चल रही है। तो अगर ये कथन जो साक्षी ने अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी से किए हैं, इनका अन्य किसी कार्यवाही में कोई उपयोग हो सकता है, तो उस पर कोई रोक नहीं लगी है। ठीक है ना, केवल यह रोक कब लगेगी? जबकि पुलिस अधिकारी से किए गए कथन हैं, अन्वेषण के दौरान हैं, पुलिस अधिकारी ने अभिलिखित कर लिए हैं, और यह अपराध जिसका अन्वेषण हो रहा है इसी का विचारण होने लगे, और यही व्यक्ति जिसके ये कथन हैं अभियोजन साक्षी की हैसियत में न्यायालय में आ जाए, तब धारा 162 कहती है कि इसमें इसके पश्चात यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी तरीके से इस कथन का उपयोग नहीं होगा। लेकिन इसमें इसके पश्चात यथा उपबंधित रीति से, या यूं कहें इसमें इसके पश्चात यथा उपबंधित रीति के सिवाय इस कथन का कोई उपयोग ना हो, इसके लिए सबसे पहले आपको इन शब्दों से पहले जितनी शर्तें लिखी हैं
सब पूरी करनी होंगी, ठीक है ना। अगर एक भी शर्त अधूरी रह गई तो धारा 162 कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी, और फिर अब एविडेंस एक्ट के प्रावधानों में जो जो उपयोग उस कथन का हो सकता होगा सब होगा। जैसे हमने बताया, आपने अन्वेषण में कथन किया कि एनएबी का कत्ल इसलिए किया क्योंकि उसके मकान पर कब्जा किया हुआ था। अब एक अलग मुकदमा चल रहा है जो उसी मकान के संबंध में है, और उसी मकान में, उस मुकदमे में आप कह के आए कि वो मकान मेरा है, जबकि यहां आप कह के गए कि वो मकान ए का था और बी ने कब्जा किया, इसीलिए ए ने बी को मार डाला। तो यहां तो आप स्वीकार किए बैठे हो कि मकान आपका नहीं है और वहां ये है, ठीक है। तो 162 कोई रोक नहीं लगाती, ये कथन आपके वहां साबित किए जा सकते हैं और धारा 11 के अंतर्गत वो सुसंगत होंगे। क्यों प्रतिबंध आए, इसके लिए क्या क्या जरूरी है? अन्वेषण के दौरान कथन हो, पुलिस अधिकारी ने से हो, अभिलिखित किया हो, आप अभियोजन साक्षी के तौर पर आए हो, विचारण उसी अपराध का हो रहा हो, और उसी अपराध का विचारण, यह शर्त अधूरी रह जाती है क्योंकि वो विचारण मकान की मालकियत के संबंध में है, इसलिए 162 लागू नहीं, ठीक है ना। कैसे लागू हो जाएगी? और आपने बीच में छोड़ दिया है, आप अपने मन से सोचने लगी थी, इसीलिए अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए नहीं आ रहा है। अगर मेरे साथ चलती रहती तो ये चेहरे पे असमंजस के भाव नहीं होते, ठीक है। आपसे हमने बार बार कहा कि छोड़िए नहीं, हमारे साथ चलिए, सोचिए नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, समझा तो हम लेंगे ही, आप समझने का प्रयास भी मत करिए। हमने आपसे 50 बार कहा कि आप समझने का प्रयास भी छोड़ दीजिए, जब आप समझने का प्रयास भी छोड़ देंगे तब आप हमारे साथ चल पाएंगे और तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपने समझने का प्रयास भी किया तो नहीं आएगा, और वो टीचर ठीक नहीं है जो कहता है कि समझने का प्रयास कीजिए, समझाना मेरा काम है, हम समझा तो लेंगे ही, ठीक है। आपके चेहरे पर जो असमंजस के भाव है वो सिर्फ इसलिए कि आपने खुद से सोचना और खुद से समझना शुरू कर दिया, और खुद से समझने की जरूरत नहीं। बड़ी साफ बात है कि उसी अपराध का अन्वेषण जिस अपराध का अन्वेषण हो रहा था उसी का विचारण हो, तब ये सारे प्रतिबंध लागू होंगे। और मकान की मालकियत के संबंध में जो मुकदमा है वो इस अपराध का विचारण नहीं है, इसलिए 162 लागू ही नहीं होती। और इस व्यक्ति के जो कथन अन्वेषण में अभिलिखित हुए, इनका कोई भी उपयोग वहां होगा, ठीक है। अब प्रतिबंध, आपको प्रतिबंध हमने कई बार लगातार बोल रहे हैं, लेकिन पढ़ देते हैं धारा में कैसे लिखा है। परंतु जब ऐसा कोई साक्षी जिसका कथन उपर्युक्त रूप में लेखबद्ध कर लिया गया है, ऐसी जांच या विचारण की में अभियोजन की ओर से बुलाया जाता है, तब यदि उसके कथन का कोई भाग सम्यक रूप से साबित कर दिया जाता है, और उसके कथन का कोई भाग, यानी अन्वेषण में जो उसने कथन किया उसके कथन का भाग यहां सम्यक रूप से साबित कब होगा? जबकि मुख्य परीक्षा में अभियोजक के पूछने पर वो वही कथन कर दे जो उसने अन्वेषण में किया है। तो अन्वेषण में जब उसने कथन किया वो साक्ष्य का भाग तो है नहीं, ठीक है। अब उसका यह कथन जो अन्वेषण के दौरान था, क्योंकि शपथ पर न्यायालय की अनुमति से अभियुक्त या उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में अभियोजक के द्वारा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए प्रश्न के उत्तर में किया गया है, अब यह सम्यक रूप से साबित हुआ है। अब यह सम्यक रूप से, सम्यक यानी तरीका जो है उससे अब यह साबित हुआ है। तो सम्यक रूप से अगर साबित कर दिया गया है तो अभियुक्त द्वारा और न्यायालय की अनुज्ञा से अभियोजन द्वारा उसका उपयोग ऐसे साक्षी का खंडन करने के लिए, अन्य कोई नहीं, ठीक है ना। क्योंकि ऊपर क्या कह दिया? ऊपर कह दिया कि इसमें इसके पश्चात यथा उपबंधित के सिवाय किसी तरीके से उपयोग नहीं किया जाएगा, बड़े क्लियर शब्दों में लिखा, ठीक है। तो खंडन करने के लिए, और जब ऐसे कथन का कोई भाग इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है तब उसका कोई भाग ऐसे साक्षी की पुनः परीक्षा में भी, और पुनः परीक्षा आपको मालूम है जब क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसी बातें आ जाती हैं जिन्हें और स्पष्ट करने की जरूरत होती है, तब पुनः परीक्षा में
भी उसकी प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट किसी बात का स्पष्टीकरण करने के प्रयोजन से ही उपयोग में लाया जा सकता है। और ऊपर कह चुका अन्य कोई उपयोग नहीं किया जाएगा, ऊपर तो कह चुका। और अन्य कोई उपयोग न हो इसके लिए शर्तें कितनी? कथन अन्वेषण के दौरान हो, पुलिस अधिकारी से हो, अभिलिखित किया गया हो और उसी अपराध का विचारण हो रहा हो या उसी अपराध की जांच चल रही हो जिसके अन्वेषण के दौरान इसने कथन किया। इसमें से एक भी बात अधूरी रह गई तो प्रतिबंध जो परंतुक में लिखा है यह लागू नहीं होगा। और जो परंतुक में प्रतिबंध लिखा है वो क्या है कि अभियोजन साक्षी के तौर पर आए और अन्वेषण में जो उसने कथन किए वो कथन या उनका कोई भाग सम्यक रूप से साबित कर दिया जाए। और सम्यक रूप से साबित करने का तरीका आपको बताया गया, न्यायालय की अनुज्ञा होनी चाहिए, न्यायालय की अनुमति होनी चाहिए, लोक अभियोजक द्वारा मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के क्रम में वो कथन किया जाना चाहिए, अभियुक्त की उपस्थिति होनी चाहिए, उसके अधिवक्ता की उपस्थिति होनी चाहिए आदि। ठीक है ना? जब सम्यक रूप से साबित कर दिया जाए तब अन्वेषण के दौरान अभिलिखित कथनों से उसका सिर्फ खंडन होगा, शेष कुछ नहीं। ठीक है, ये 162 है। अब ये इतना कठिन मामला है। ठीक है, 2 घंटे हो चुके हैं और अभी इसकी एक सबसेक्शन बाकी है। ठीक है, अभी इसका एक सबसेक्शन बाकी है। ठीक है, उस पर हम कल चर्चा करेंगे, लेकिन मोस्ट जो डिफिकल्ट पोर्शन था वो हमने आपको बताया है। उम्मीद हमें यह है कि आपको आया होगा। शेष ईश्वर मालिक देखेंगे।